नमस्कार, मैं आशीष आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने आया हूँ जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी एक पहचान बनाई है, जिनको लोग विश्वसनीयता के नाम पे भरोसा उन पे करते हैं। आज मैं मालरोड के एनजे वेल्थ में आया हूँ। यहाँ के एडवाइज़र मिस्टर राजेश शुक्ला जी से मिलने को मिला है मुझे। राजेश जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार आशीष जी, कैसे हैं? बढ़िया है, आप बताएं कैसे हैं? बस ठीक है, बढ़िया है। आज हम यहाँ से गुजर रहे थे, जा रहे थे, तो लगा कि आपसे मुलाकात करूं, तो उसी क्रम में मैं यहाँ पे आया हूँ। तो कुछ जिज्ञासाएं हैं मेरे मन में, तो उनमें से एक पहली जिज्ञासा ये आ जाती है कि बहुत ही कम समय में, मुश्किल से 25-26 साल की एज में एक जॉब मिल जाना, सरकारी जॉब मिल जाना या प्राइवेट जॉब मिल जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन हम जब जॉब मिल जाती है उसके बाद जॉब करते चले जाते हैं, और इसके बाद जब 20-25 साल की 30 साल हम जॉब कर भी लेते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि मेरे पास मिला क्या, निवेश के नाम पे मेरे पास क्या है। तो वो थोड़ी सी एक दिक्कत खड़ी होती है जो हम पीछे मुड़ के देखते हैं। तो हम ऐसे नवयुवकों को क्या मैसेज दे सकते हैं, क्या संदेश दे सकते हैं कि जब उनको एक अच्छे टाइम में, अच्छे समय में जॉब मिल गई है, तो उनको अपनी निवेश के लिए कौन सी प्लानिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए जो एक काफ़ी ठीक समय में उनका अच्छा खासा निवेश तैयार हो, वो अपने को आर्थिक रूप से मजबूत समझ कर सकें। तो इसके विषय में राजेश जी। धन्यवाद आशीष जी, सवाल बड़ा आपका बहुत अच्छा है। ज़्यादातर लोग, बड़ी भाग्य की बात होती है कि लोग अर्ली एज में यदि 25 साल, 24 साल, 30 साल में नौकरी पा जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नौकरी पाने के बाद लोगों के अंदर जो बहुत सारी महत्वाकांक्षा होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, वो सबसे पहले पूरा करने लगते हैं। महंगी चीज़ें खरीदना, महंगे मोबाइल खरीदना, महंगे गैजेट खरीदना, महंगे जूते खरीदना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो अपने पढ़ाई के समय में वो उस पर फोकस करते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो नौकरी पाते ही वो इस तरीके के खर्चे शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उन जो फिजिकल चीज़ें हैं उनको एंजॉय करने लगते हैं, और इस तरीके से उनका समय काफ़ी बीत जाता है जी। इधर वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि एक चीज़ पक्की हो गई कि जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन किया उसी दिन आपका रिटायरमेंट भी पक्का हो गया कि इस तारीख को आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। दूसरा है कि जो सामाजिक स्थिति से आपकी नौकरी मिल गई तो आपका परिवार भी बढ़ेगा, शादी होंगी, बच्चे होंगे, उनके जिस तरीके से आपके माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा कर इस लायक किया है, आने वाले समय में आपको भी यही करना होगा कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उस लायक करेंगे कि वो कुछ समाज में जा के कर सकें, देश के लिए कुछ कर सकें, अपने परिवार के लिए कर सकें। तो सबसे पहले दिन जिस दिन आपको नौकरी मिले, हमारी तो सलाह है कि उसी दिन आपको ये भी पता होता है कि हमारा वेतनमान कितना है, कितना वेतन आने वाला है। तो किसी योग्य फाइनेंशियल एडवाइजर से बैठ करके, क्योंकि उस समय आपके खर्चे बहुत कम होते हैं, आपके खर्चे आपके माँ बाप ही उठा रहे होते हैं और आप नौकरी कर रहे हैं, और शुरुआत में जो भी सैलरी मिले उसी दिन से आप उसको डिसाइड कर लें कि हम खर्चा कितना करेंगे और बचत कितना करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना कि हम बचत कितना करेंगे। तो आप मैक्सिमम बचत कर सकते हैं, लगभग 70% आप अपनी सैलरी का बचत कर सकते हैं, 30% आप खर्चे करें। लोग उल्टा करते हैं। हमने तो ये भी देखा है कि लोग तुरंत क्रेडिट कार्ड बनवा करके लोन लेने लगते हैं। जी। और लोन लेकर के क्रेडिट कार्ड लिए, लोन लिए, उसको भी EMI भरने लगते हैं। तो ये इस चीज़ से यदि बचेंगे तो सबसे जो ज़रूरत की चीज़ है कि आप निवेश करें। फिर वो अगला समय विषय आता है कि आप निवेश कहाँ करें, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि आप बचत करना शुरू करें, और बचत आपकी 70% होनी चाहिए, 30% से आप अपने खर्चे करें। तो इस विषय में जब आएगा, आगे सब्जेक्ट आता है कि हमको निवेश क्या करना चाहिए, तो आपको मालूम है कि नौकरी आपको कहाँ मिली है, अपने देश में नौकरी मिली है। नौकरी देश इसलिए दे सका कि वो ग्रोथ कर रहा है लगातार। तो आपको अपनी अर्थव्यवस्था पे भरोसा होना चाहिए कि ये देश लगातार तरक्की कर रहा है। आज जो 75 ईयर हो गए, जो अमृत काल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, तो 75 साल में भारत की जो अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन की हो गई, जो बिलियन से ट्रिलियन पे हो गई है। तो आज ये आने वाले अगले जो 5 साल होंगे कि आपकी अर्थव्यवस्था यहाँ से दुगना, जो 75 साल बनने में लगा वो अगले 5 साल में ही बन जाएगा जी। इसका मतलब कि आपका देश बहुत तरक्की कर रहा है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है।
तो आपको कुछ हिस्सा अपने जो बचत आपने किया है उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और एसआईपी में करना चाहिए। अब आप बोलेंगे एसआईपी में क्यों करना चाहिए, हम लमसम भी लगा सकते हैं, हम पीपीएफ कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, आप पीपीएफ भी कर सकते हैं, अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट है। दोनों में अंतर इतना है कि वो आपको इंटरेस्ट जो पेड करते हैं वो इन्फ्लेशन के इक्विवेलेंट पे करते हैं, लेकिन यदि आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट फायदेमंद नहीं होगा, तो ग्रोथ नहीं होगी। तो हमारी तो लोगों को सलाह है, जिस दिन आपको नौकरी मिले, पहली सैलरी मिले, उसी दिन आप अपना एक अकाउंट खोलिए और अपनी एक छोटी सी एसआईपी जरूर शुरू कीजिए। अब दूसरा है कि पूरा पैसा एसआईपी में, बड़ी एसआईपी ना करके पहले एक इमरजेंसी फंड भी बनाइए। इमरजेंसी फंड यदि प्राइवेट सेक्टर में है तो आपको 6 महीने से साल भर का पैसा इकट्ठा करना, कि यदि आपकी जॉब चली जाती है तो आपको दूसरी जॉब ढूंढने का एक समय आता है कि आपको 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, तो उस दौरान आपके पास पैसे की और एसआईपी चलाने की कोई दिक्कत ना हो, और आप इमरजेंसी फंड बनाइए, साथ में एसआईपी कीजिए। इस तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक राजेश जी, जहाँ तक मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि जब हम जॉब में पहुंच जाते हैं, जॉब करने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। जैसा कि आपने बताया, और ये हमको ये लगता है कि हमें सीधी सीधी बात बताई जाए कि हमको कहाँ पे निवेश करना है और कितने पैसे का निवेश करना है, और इतना पैसे का निवेश मैं क्यों करूं। मंथली मैं अपना निवेश करूंगा तो इसका मानो एक 25 साल मान लिया हमने जमा किया, या 30 साल जो भी एक फिगर है उसमें जमा किया, तो मुझे फायदा क्या होगा एसआईपी करने से। तो इस विषय में थोड़ा सा बताने का प्रकाश डालें कि एक छोटी सी रकम कितना कैसे बनेगी। आशीष जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, 2 चीज़ें बहुत हैं। आपको पैसा क्यों चाहिए? पैसा क्यों चाहिए? पैसे की ज़रूरत इसलिए है कि आप जो है फाइनेंशियली जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, मजबूत का मतलब है कि जिस दिन आपकी ये पोजीशन हो जाए कि आप पैसे के लिए काम ना करें, पैसा आपके लिए काम करे, आपके पास इतना कॉर्पस हो कि आप पैसे के लिए ना दौड़ रहे हो, अपने शौक के लिए दौड़ रहे हो। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये जी आपके सवाल का हमको मतलब एक फिगर में जिस रूप में, जैसे हाँ, तो आपको जब ये पहले सबसे दिमाग में जरूरी है कि हम हमारे लिए पैसा काम करें, हम पैसे के लिए ना भागें। लेकिन ये एक रातों रात नहीं होगा। तो सबसे पहले जो हमने बताया कि एसआईपी आप करें, तो एसआईपी यदि आप मान लीजिए किसी की सैलरी जो 1 लाख रुपए है जी, या 50,000 रुपए है, हम 45 से 50,000 रुपए की सैलरी मान लेते हैं कि किसी को मासिक 10,000 रुपए यदि मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई जी, तो आप ये देखेंगे कि एक एसबीआई की स्कीम है जो 2010 में शुरू हुई, और 10,000 एसआईपी इसने किया, केवल अभी 12 साल ही हुए हैं, और उसने 15,90,000 रुपए जमा कर दिया। 15,90,000। और उसका जो बढ़ने की दर थी वो थी 22% की। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 15,90,000 किसी ने 2009 से शुरू किया है, आज 2022 है, ठीक 13 साल हुए, 13 साल नहीं हुए, 12 साल हुए। तो 12 साल और 13 साल के बीच में वो 15,90,000 रुपये जमा कर दिया है। तो 15,90,000 की वैल्यूएशन आप क्या आंकते हैं? आप खुद भी अंदाजा लगाइए कि क्या हो सकता है। कोई यहाँ वैसा सवाल नहीं कि आपको सही आंसर देना है। तो जनरली आप कहीं भी देखेंगे तो ये 15,90,000 रुपये 30,000 लाख हो जाएंगे। लेकिन यदि म्यूचुअल फंड में उसमें इन्वेस्ट किया तो इसमें इसकी वैल्यू आज के दिन में, जहां यूक्रेन वार बहुत सारी चीज़ें हुई, तब भी ये 84 लाख वैल्यू है। 84 लाख हो जाएगी? 84 लाख हो चुकी है। ऐसा ये जो किया है। हाँ। तो कितना किया उसमें? 10,000 में 10,000 जमा कितना किया? 15,90,000 रुपये। अच्छा, पिछले महीने तक का देखिए, 15,90,000 उन्होंने जमा कर दिया, और इस समय उसकी वैल्यू 84 लाख है। अब आपका एक सवाल आता है कि यदि वो 25-30 साल तक करता रहे जी, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि अब 25-30 साल का ही पुराना कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो पुराने फंड हैं, उस समय एसबीआई का ये फंड नहीं थे, तो एक डिपॉन इंडिया का फंड था, ठीक है। तो उस फंड ने इन 25-26 सालों में क्या रिटर्न दिया है? 10,000 रुपये का। तो आप देखेंगे कि
ये 95 में फंड आया था, ठीक है। 1995 10 रुपए की वैल्यू, 8 अक्टूबर 1995 को 10,000, और ये 10 रुपए की वैल्यू से इसी किसी की 10,000 की SIP चल रही है, तो उसकी आज उसने 32,50,000 रुपया जमा कर दिया अभी तक। अब उसका आप अंदाजा लगाइए कि वो कितना हो सकता है इन 25 साल में। 1 करोड़, 2 करोड़, 32 लाख उसने जमा किए। तो हम ये मान लेते हैं कि कॉमन सी बात होती है कि 6 साल में 7 साल में डबल करने की स्थितियां जैसे वो आपका लमसम होता है। यदि कोई 10,000, यदि वो उस समय भारत में करीब 9% के ब्याज दर के हिसाब से अपना देश था, जी, ठीक है जी, और यदि 9% से ग्रोथ कर रहा है जी, तो 1,17,00,000 रुपया वैल्यू हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये 14 करोड़ रुपए वैल्यू है आज। 14 करोड़ हो जाएंगे। 14 करोड़ हो चुके। वाह। ये क्यों हो चुके? जब देश आज़ाद हुआ था भारत की GDP 0.81% से भी कम थी। हम लगातार करीब 25 साल से 8% के 7% से 8% से ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब कि पूरी देश की संपत्ति इस हिसाब से बढ़ रही है। अब उसी में यदि हमको डिमांड भी बढ़ रही है तो GDP प्लस इन्फ्लेशन यदि मिला लें तो 14-15% का हम रिटर्न कमा रहे हैं। लेकिन हम चूंकि जब इंटरेस्ट में रहते हैं तो इंटरेस्ट का, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट मिलता है, तो म्यूचुअल फंड में ग्रोथ का भी आपको फायदा मिलता है। इसलिए यदि 14-15%, 16% का आपको रिटर्न मिल रहा है तो आपको ह्यूज अमाउंट बन जाएगा। ये आपका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। तो कोई भी यदि अब लोग कहेंगे कि ये तो हो चुका है, आगे कैसे संभव है? तो चूंकि भारत एक ऐसा देश है डेमोग्राफिक्स रूप से जनसंख्या में कि इसमें युवा आबादी सबसे ज़्यादा है। ये भारत के लिए प्लस है। पूरी दुनिया में भारत अभी जब 100 साल मनाएगा अपना 2047 में, तो उस समय भारत तब भी दुनिया का सबसे युवा देश होगा। तो जो ये आने वाली ये शताब्दी है ये भारत की है, और जो युवा होते हैं वो खर्चा करेंगे, ठीक है, और वो नौकरी करेंगे, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, इसलिए हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी। और जब आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी तो अपना ये पैसा भी देश का बहुत ज़्यादा होगा। तो यदि ये थोड़ा सा अमाउंट यदि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू, SIP के थ्रू जाए, SIP को आप आशीष जी ये समझ लो कि इसे आपसे कहें कि आप मंदिर जाते हैं, जी हाँ, तो एक आपके जो बगल में मंदिर है और एक जो उसको उस मंदिर जाते हैं, और एक मान लीजिए बनारस चले गए या केदारनाथ चले गए, तो उसको तीर्थ यात्रा क्यों कहते हैं? इसको मंदिर जाना क्यों कहते हैं? अब चूंकि हमें तो इस विषय में बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन लगता है कि चूंकि वहां पे गए, लंबा टूर है वो, और मन एक गोल बना के उसमें यात्रा शब्द लगा हुआ है, इसलिए कि उसमें आपको कठिनाई होने वाली है। क्योंकि आपके बगल का मंदिर है, आप रास्ता जानते हैं, आपका जो वहाँ का तापमान जानते हैं जहाँ आप रह रहे हैं, तो वो एक मंदिर जाना है। लेकिन जब आप केदारनाथ जाएंगे तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो 26 साल की देश में गुजरे हैं, ये आने वाले जो और भी साल गुजरेंगे वो साधारण नहीं होंगे, बीच बीच में असाधारण चीज़ें होंगी, जिससे इन 26 सालों में बहुत लोगों का सवाल रहता है कि ये तो हो चुका है, लेकिन ये बड़ा आसान नहीं था 26 साल। इसमें कारगिल युद्ध हुआ, इन्हीं 26 सालों में जब भारत ने परमाणु टेस्ट किया तो आर्थिक प्रतिबंध लगे, इन्हीं 26 सालों में मंदी आई, इन्हीं 26 सालों में अमेरिका में एक बैंक लेमन ब्रदर क्रैश हुआ, पूरी दुनिया की कहने का मतलब ये है कि इतनी उठापटक रही और अर्थव्यवस्था में भी, मार्केट में भी सब कुछ, लेकिन इसके बाद इतना गेन हुआ। यही SIP की खूबसूरती, ये होना ही चाहिए SIP में रिटर्न पाना है। तो ये तीर्थ यात्रा है कि आपको बहुत सारी कठिनाई आएंगी, बरसात भी मिलेगी, यात्रा खराब होगी, बीच में रुकना भी पड़ेगा, लेकिन जब आप अल्टीमेटली केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे तो प्रसन्न होंगे, चित्त प्रसन्न होगा। तो ऐसे जब ये यात्रा 25, 26 साल, 30 साल के SIP की करेंगे तो आप बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करेंगे, और वो वेल्थ जब आपके पास हो जाएगी तो आप नौकरी में दबाव महसूस नहीं करेंगे, कोई भी काम शौक के कर सकते हैं, कि काम पैसे के लिए आपको नौकरी में जाने की नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो आपके अंदर का जो डर होता है नौकरी के प्रति वो